बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोर्स एटॉमिक थ्योरी। इससे पहले जो हमने पढ़ी थी हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड रदरफोर्ड गोल्ड फायर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, जिसमें हमने ये कहा था कि जो आपके पास रदरफोर्ड है उसने एक मॉडल दिया एटम का जो कि था टोटली सिमिलर था किस चीज़ के, हमारे निज़ाम शमसी के सोलर सिस्टम के बिल्कुल सिमिलर था। ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक दो डिफेक्ट आ गए थे। एक तो डिफेक्ट ये आया था कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए था, बट उसने कौन सा स्पेक्ट्रम दिया, लाइन स्पेक्ट्रम दिया। और दूसरा ये था कि क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक अगर कोई चार्ज बॉडी मूव करती है तो उसको कॉन्टीन्यूसली एनर्जी एमिट करनी चाहिए, और अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्टीन्यूसली एनर्जी एमिट करता है तो आखिरकार न्यूक्लियस पे गिर जाना चाहिए, और इस तरह तो एटम का मॉडल भी कोलैप्स हो जाता है। उन डिफेक्ट को सामने रखते हुए फिर बोहर ने अपनी थ्योरी दी, और इसने अपनी थ्योरी की जो बेस बनाई वो बनाई मैक्स प्लैंक्स की जो क्वांटम थ्योरी थी। रदरफोर्ड और बोहर के दरमियान एक और थ्योरी आई थी जो कि थी मैक्स प्लैंक्स की थ्योरी। उसने भी यही बात कही गई कि एटम ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और ना ही एनर्जी रिलीज़ करता है, और जब वो रिलीज़ करता भी है एक से दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए इन द फॉर्म ऑफ पैकेट वो एनर्जी रिलीज़ करता है, जिनको हम क्वांटा कहते हैं या क्वांटम कहते हैं। ठीक है, उसको भी आगे हमने इसी बोहर की थ्योरी में डिस्कस करना है। तो उसके बाद क्या पास्टुलेट थे इसके बोहर एटॉमिक थ्योरी के, उनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो बोहर ने ये कहा कि अगर आपके पास ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, और जब तक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता रहता है वो अपनी एनर्जी ना तो एमिट करता है और ना ही एब्जॉर्ब करता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक शेल में क्या करता है, रिवॉल्व करता है, और जब तक वो एक शेल में रिवॉल्व करता रहता है तो वो ना तो एनर्जी एमिट करता है और ना ही एनर्जी को वो लॉस करता है, ना ही उसकी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब है फिक्स एनर्जी, कि हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, फिक्स है। इसलिए इन ऑर्बिट को या इन शेल्स को दूसरा क्या नाम दिया गया, एनर्जी लेवल्स का, कि हर लेवल की या हर शेल की एनर्जी क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है। इस वजह से जितने भी आपके पास शेल थे उनको क्या नाम दिया गया, एनर्जी लेवल्स का नाम दिया गया। उसके बाद है जनाब पास्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी। ये तो जनरल हमने बात की, अब इसके पास्टुलेट क्या थे उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो पहला पास्टुलेट है इसका, उसने कहा है कि द हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ टाइनी न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग इन वन ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर अराउंड द न्यूक्लियस। कि जो आपके पास हाइड्रोजन एटम की ये जनरल बात कर रहा है कि ये एक छोटे से न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होती है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उसके गिर्द क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, और जो न्यूक्लियस से जहाँ तक जो डिस्टेंस है उसका हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं, वो किस चीज़ की इक्वल है, स्मॉल आर की इक्वल है। ठीक है, कि आपके पास इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है, ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, उसका जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और जो न्यूक्लियस जो हाइड्रोजन है वो एक छोटे से न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उस न्यूक्लियस के गिर्द क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। दूसरे पॉइंट में ये कहता है आपके पास कि एनर्जी ऑफ द ईच ऑर्बिट हैज फिक्स एनर्जी दैट इज क्वांटाइज। कि जहाँ पर अब जो भी ऑर्बिट है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि आपके पास ये एक ऑर्बिट था, ये अब दूसरा ऑर्बिट है, इसकी अपनी एनर्जी होगी, फिक्स एनर्जी होगी, इसकी अपनी एक एनर्जी अमाउंट होगी, फिक्स होगी। हर ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है, मखसूस होती है। ठीक है, यानी कि मैं फॉर एग्जांपल मैं जनरली कह रहा हूँ कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि अगर इसकी एनर्जी है 3 तो हो सकता है इसकी एनर्जी फिक्स हो 5, तो इसके पूरा ऑर्बिट जहाँ तक इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो सारे ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, 5 होगी, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, और इसकी क्या होगी, 3 होगी। जनरल मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब ये है कि जो ऑर्बिट होता है हर ऑर्बिट की अपनी एक फिक्स एनर्जी होती है। क्या होती है, फिक्स एनर्जी होती है। और क्वांटाइज का मतलब है कि वो चेंज नहीं हो सकती, वो कांस्टेंट होती है। थर्ड में कहता है एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन द पार्टिकुलर ऑर्बिट, जब तक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के अंदर क्या करता है, रिवॉल्व करता है। इट डजंट रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी, ये ना तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और ना ही एनर्जी को रेडिएट करता है। मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगा ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ना ही वो एनर्जी रिलीज करेगा। कब तक, जब तक वो एक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता रहेगा। फॉर एग्जांपल ये ऑर्बिट अगर पहले, ये इलेक्ट्रॉन अगर पहले शेल में है तो ये इधर ही घूमता रहेगा, जब यहाँ पर ये घूमता रहेगा तो ये तो एनर्जी ना तो एमिट करेगा और ना ही ये एनर्जी रिलीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब तक एक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है तो वहाँ पर कोई एनर्जी चेंज नहीं आता। The energy is emitted or absorbed only when an electron jumps from one orbit to another.
अब एनर्जी कब वो रिवॉल्व करेगा या कब एमिट करेगा, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की तरफ जाएगा। मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिट में आना चाहता है तो फिर इसको एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगी। सिमिलरली अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और वो इस ऑर्बिट में आना चाहता है तो फिर उसको एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। जब तक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है तो वो एनर्जी ना तो एमिट करता है और ना ही एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या फिर रिलीज करेगा। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जब तक एक ऑर्बिट के अंदर रहता है उसके अंदर एनर्जी चेंज नहीं होता, ना तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और ना ही वो एनर्जी रिलीज करता है। लेकिन जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो फिर वो एनर्जी क्या करेगा, या तो एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा। यानी अगर वो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर है, वो अपने से ऊपर वाले ऑर्बिट में जाएगा तो फिर ये एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और अगर वो अपने से नीचे वाले ऑर्बिट में आता है तो फिर इसको एनर्जी क्या करना पड़ेगी, रिलीज करना पड़ेगी। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन अपने से ऊपर वाले ऑर्बिट में जाता है तो फिर उसको एनर्जी क्या करना पड़ती है, एब्जॉर्ब करना पड़ती है। और जब अपने से निचले या लोअर ऑर्बिट में आता है फिर उसको एनर्जी रिलीज करना पड़ती है। ठीक है, तो यही बात है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है तो वो क्या कहता है, इट एब्जॉर्ब एनर्जी, तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। सिमिलरली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, जब वो हायर से लोअर में आएगा यानी सेकंड से फर्स्ट में आएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। अपने से ऊपर वाले ऑर्बिट में जाने के लिए उसको एनर्जी क्या चाहिए, एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। और अपने से निचले या लोअर ऑर्बिट में आने के लिए उसको एनर्जी रिलीज करना पड़ती है। दिस चेंज इन एनर्जी डेल्टा ई, और ये जो चेंज इन एनर्जी है, मतलब यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ इसकी जो है एनर्जी E2 है और इसकी एनर्जी E1 है, तो यहाँ से यहाँ जाने में वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो वो जो आएगी एनर्जी चेंज वो होगा E2 माइनस E1। ठीक है, इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, मैं जनरल वैल्यू रख देता हूँ कि लेट्स सपोज आपके पास जो सेकंड ऑर्बिट है इसकी एनर्जी मैं कहता हूँ आपके पास है कितनी, मैं कहता हूँ कि आपके पास सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी है 5। ठीक है, और जो आपके पास थर्ड ऑर्बिट है इसकी एनर्जी आपके पास कितनी है, 8 है। तो जब इलेक्ट्रॉन सेकंड से थर्ड में आएगा तो वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, वो 3 एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, 3 जूल कहने। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कैसे पता चला, हमने E2 यानी 8 में से माइनस किया किस चीज़ को, E1 को। 8 में से 5 को माइनस किया तो हमें पता चला कि इसने 3 जूल एनर्जी क्या की है, एब्जॉर्ब की है। तो इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, सेकंड ऑर्बिट में से फर्स्ट ऑर्बिट वाली एनर्जी को माइनस कर देंगे तो वो आपके पास डेल्टा ई की इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो क्या करता है, ऊपर वाले ऑर्बिट में जाता है और कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसके लिए हमारे पास फार्मूला है कि जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा वो इक्वल होगी E2 माइनस E1 के, यानी एनर्जी ऑफ द अपर शेल माइनस एनर्जी ऑफ द लोअर शेल। और ये जो डेल्टा ई है ये किसकी इक्वल आती है, H न्यू की इक्वल आती है। यहाँ पर H क्या चीज़ है आपके पास, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है क्योंकि ये एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 6.626 क्रॉस 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये H की वैल्यू। और न्यू क्या चीज़ है, यहाँ पर जो न्यू है ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है, न्यू आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन है। अब जब एनर्जी रिलीज करते हैं तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन वो एमिट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेव एमिट करते हैं। ठीक है, तो उस वेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम न्यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, न्यू से। फ्रीक्वेंसी वैसे होता क्या है कि एक सेकंड में जितनी वेव पास होती है या जितनी वेव एमिट होती है उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से जाहिर करते हैं और प्लैंक्स कांस्टेंट आपके पास किसकी इक्वल होता है, H की इक्वल होता है। तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट होगा वो किस चीज़ की इक्वल होगा, डेल E इज इक्वल टू H न्यू, और डेल E किस चीज़ की इक्वल होगा, E2 माइनस E1 के। ठीक है जी, ये इसका पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 में कहता है इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन द ऑर्बिट ऑफ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। यानी इससे पहले हम बात कर लेते हैं मोमेंटम क्या होता है। हम आपने फिजिक्स में भी शायद पढ़ा होगा कि मोमेंटम जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल दो आदमी अगर रेस लगा रहा है, एक थोड़ा हैवी है जिसका मास ज़्यादा है और एक थोड़ा कमज़ोर है जिसका मास कम है। जब हम उनकी रेस लगवाते हैं तो जाहिर बात है कि जिसका मास कम है उसने जीत जाना है, उसकी स्पीड ज़्यादा होनी है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना कि क्वांटिटी ऑफ मोशन, कि किसकी मोशन ज़्यादा थी, तो उसमें हम सिर्फ वेलोसिटी नहीं देखते, हम दोनों का प्रोडक्ट देखते हैं।
यानी जब हम मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आपके पास मोमेंटम होता है। और अगर आपके पास कोई चीज़ सर्कल में मूव कर रही है तो उसका मास, उसकी वेलोसिटी और उसका जो रेडियस है, इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपके पास एंगुलर मोमेंटम आ जाता है। क्या आ जाता है? एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का जो आपके पास फार्मूला है वो क्या है? आपके पास mvr है। जनरल आप कह सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम आपके पास क्या चीज़ है? ये आपके पास क्वांटिटी ऑफ मोशन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की। तो mvr आपके पास क्या है? एंगुलर मोमेंटम है। तो इसका जो लास्ट पॉइंट ये था कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स होता है, nh/2π, ये उसका फार्मूला है। ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है mvr, यानी एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2π। n से मुराद है कि ये अगर पहला शेल होगा तो हम n इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, दूसरा शेल होगा तो n इज इक्वल टू 2 लिखेंगे, तीसरा शेल होगा तो n इज इक्वल टू 3 लिखेंगे और फोर्थ शेल होगा तो n इज इक्वल टू 4 लिखेंगे, ठीक है। बाकी h की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट है, प्लस कांस्टेंट, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट है 3.142 भी आपके पास एक कांस्टेंट नंबर है। जब ये चारों चीजें आपके पास कांस्टेंट हैं, इससे मुराद है कि एंगुलर मोमेंटम भी क्या होता है? आपके पास कांस्टेंट होता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम आपका हर शेल के लिए क्या होता है? कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आपके पास अगर पहला शेल है ना, फर्स्ट शेल, उसके लिए n इज इक्वल टू 1 होगा तो mvr आपके पास किस चीज की इक्वल आ जाएगा? h/2π की इक्वल होगा। अगर आपके पास वो दूसरा शेल है तो आपके पास जो mvr होगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2h/2π। मतलब इसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी? कांस्टेंट होगी। इसका भी आंसर आपके पास फिक्स आंसर आएगा, इसका भी आपके पास फिक्स आंसर आएगा। तो हर लेवल का या हर शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम होता है वो क्या रहता है? आपके पास कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये आपके पास है पास्टुलेट बोहर एटॉमिक थ्योरी के। मैं दोनों को शॉर्टली रिवाइज कर लेता हूँ सारे पॉइंट्स को। पहला जो पॉइंट था कि हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ स्मॉल न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। क्या आपके पास जो हाइड्रोजन एटम है वो एक न्यूक्लियस पर मुश्तमिल है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स एनर्जी दैट इज क्वांटाइज, कि हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, उसको हम कहते हैं कि एनर्जी इज क्वांटाइज, मतलब एनर्जी इसकी चेंज नहीं होती। जब तक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता रहता है उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती। एनर्जी चेंज कब होती है? जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो हम कहते हैं उसकी एनर्जी क्या हुई है? चेंज हुई है। जब अपर से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा, जब लोअर से हायर ऑर्बिट में आएगा तो फिर एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। और वो जो एनर्जी चेंज था डेल ई, वो इक्वल था आपके पास E2 माइनस E1 के, और ये आपके पास डेल ई E2 माइनस E1 ये भी इक्वल था आपके पास h न्यू के। h से मुराद प्लेक्स कांस्टेंट और न्यू से मुराद फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन है। उसके बाद जो तीसरी लास्ट बात थी कि हर ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या रहता है? क्वांटाइज रहता है, कि हर ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम है वो फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। हर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होती है उसकी खास वैल्यू होती है, फिक्स होती है, और वो होता है mvr इज इक्वल टू nh/2π। n से मुराद आपके पास नंबर ऑफ शेल है। पहला शेल होगा तो 1 पुट करेंगे, दूसरा होगा तो 2, तीसरा होगा तो 3 पुट करेंगे। बाकी h/2π आपके पास वैसे भी कांस्टेंट है। ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि था बोहर एटॉमिक थ्योरी। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इसमें कोई मसला है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।